पिछले 75 सालों से नेटो यूरोप को प्रोटेक्ट करता आया है और नेटो की बैक पर अमेरिका होता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ये ओपनली कह चुके हैं कि अमेरिका को नेटो से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जो गर्मा गर्म बहस हुई है उसके बाद सब यूरोपियन लीडर्स की नींदें उड़ चुकी हैं। जर्मनी के नए चांसलर भी ये कह चुके हैं कि हमें अमेरिका से आजादी चाहिए और नेटो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो क्या यूरोप रशिया से खुद को बचा पाएगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि क्या यूके अमेरिका के बगैर रशिया से लड़ सकता है तो उनके पास हंसने के अलावा कोई जवाब नहीं था। Could you take on Russia by yourselves? Well, लेकिन क्या वाकई यूके, जर्मनी और फ्रांस मिलकर भी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बना सकते कि उन्हें अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेटो छोड़ने से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? पिछले कई सालों से अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर दूसरे कंट्रीज में ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो या इवन लीबिया हो। अमेरिका ने हर वॉर में नेटो को आगे रखा है। तो अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो क्या वो खुद इतना पावरफुल है कि अकेले किसी से भी लड़ सके? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका नेटो से निकल जाता है तो क्या चाइना इसका फायदा नहीं उठाएगा? इसी तरह अमेरिका की आर्कटिक का कंट्रोल लेने की सारी स्ट्रेटेजी तो नेटो पर डिपेंडेंट है। नेटो के टूटने के बाद उसका क्या बनेगा? आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस के डाउनफॉल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा डाउनफॉल जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा और शायद दुनिया एक बार फिर उस स्टेज पर पहुंच जाए जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थी। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सच ये है को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाते रहें। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेटो कैसे और क्यों बना और ये अमेरिका पर इतना डिपेंडेंट कैसे हुआ। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप काफी कमजोर था और सोवियत यूनियन तेजी से यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म में नेटो बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल था कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर भी अटैक होता है तो सब मिलकर उसे डिफेंड करेंगे। अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करके इसे मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान नेटो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और अमेरिका ने सोवियत यूनियन से बचने के लिए वेस्ट जर्मनी, इटली और यूके में अपनी परमानेंट मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से यूरोपियन मुल्कों ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग कम कर दी और अमेरिकी प्रोटेक्शन पर रिलाय करना शुरू कर दिया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब शायद नेटो की जरूरत नहीं है, मगर नेटो टूटने के बजाय और एक्सपैंड करने लगा। बेसिकली बहुत से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले सोवियत कंट्रोल में थे वो भी अब नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें ये डर था कि रशिया कहीं दोबारा उन पर कब्जा न कर ले और फिर 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक के नेटो ज्वाइन करने से नेटो रशिया के करीब आ गया। 2004 तक एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और दूसरे बहुत से कंट्रीज भी नेटो के मेंबर बन गए और नेटो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गई। रशिया के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट थी और उसने वेस्ट पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तो वादा किया था कि वो कोल्ड वॉर के बाद नेटो को और एक्सपैंड नहीं करेंगे। नेटो ने इस इल्जाम के बावजूद 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को भी प्रॉमिस कर दिया कि वो भी फ्यूचर में नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। नेटो को इतने करीब होते देखकर रशिया भड़क गया और उसने उसी साल जॉर्जिया पर अटैक कर दिया। ये एक साइन था कि रशिया अब नेटो की मजीद एक्सपेंशन बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर भी कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में नेटो ने ईस्टर्न यूरोप में मजीद फौजी और मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए और इस सब की बैक पर अमेरिका था जो सबसे ज्यादा मिलिट्री फंडिंग और हथियार सप्लाई कर रहा था। फिर बराक ओबामा के दौर में अमेरिका ने कोशिश की कि वो रशिया को प्रोवोक किए बगैर नेटो को एक्सपैंड करे। ओबामा ने ईस्टर्न यूरोप में नेटो की आर्मी तो बढ़ाई, मगर उसने रशिया को भी यकीन दिलाया कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर 2021 में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की अप्रोच एक बार फिर चेंज हो गई। अमेरिका ने ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड भी भेजना शुरू कर दी। इसी दौरान फिनलैंड और स्वीडन ने भी 2022 में नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। नेटो को इस तरह बढ़ता देखकर रशिया को बहुत गुस्सा आया और उसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक कर दिया। इस वॉर ने नेटो का रोल कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब नेटो सिर्फ एक डिफेंसिव अलायंस नहीं था, बल्कि वो इस वॉर में यूक्रेन को डायरेक्टली हथियार और पैसा सप्लाई कर रहा था और ये नेटो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। अब नेटो इतना
इतना पावरफुल और बड़ा होने के बावजूद अमेरिकन लीडरशिप मिलिट्री फंडिंग और स्ट्रेंथ पर हेवीली डिपेंडेंट है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 2023 में नेटो के टोटल डिफेंस बजट में से 70% शेयर अमेरिका का था, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ द अलायंस। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस ने पहले ही कोल्ड वॉर के बाद अपने मिलिट्री बजट्स कम कर दिए थे कि अमेरिका है तो सही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अमेरिका सिर्फ फंडिंग ही नहीं करता बल्कि उसकी यूरोप में ठीक ठाक मिलिट्री प्रेजेंस भी है। 2023 के स्टैट्स के मुताबिक अमेरिका के 1 लाख फौजी नेटो कंट्रीज में मौजूद हैं और जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूके में अमेरिका की परमानेंट बेसेस भी हैं। इसी तरह अमेरिका नेटो कंट्रीज को स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार भी सप्लाई करता है। इनमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं जैसे कि पेट्रियट और एजिस अश्योर, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को पोटेंशियल मिसाइल अटैक से महफूज रखते हैं। इसी तरह अमेरिका F-35, F-16 और F-15 जैसे मिलिट्री जेट्स भी नेटो कंट्रीज को सप्लाई करता है। न्यूक्लियर सपोर्ट की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स नेटो कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की में हैं। इसी तरह अमेरिका स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के जरिए नेटो आर्मी को दुश्मनों की मूवमेंट ट्रैक करने और उनकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने में हेल्प भी करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार नेटो को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज पर यह इल्जाम लगाया है कि वो अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ट्रंप ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि अगर नेटो कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका अब उन्हें मजीद डिफेंड नहीं करेगा और शायद वो नेटो भी छोड़ दे। और अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो नेटो की 70% डिफेंस स्पेंडिंग खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ नेटो को अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स और हाईली ट्रेन्ड फौज होना पड़ेगा जिन्होंने कई सालों से उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो अगर हम अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग को निकालकर सिर्फ यूरोप की डिफेंस स्पेंडिंग को देखें तो 2024 में सारे यूरोप की कुल मिलाकर डिफेंस स्पेंडिंग $457 बिलियन थी, जबकि अगर हम रशिया की डिफेंस स्पेंडिंग कैलकुलेट करें आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट परचेजिंग पावर पैरिटी तो रशिया का डिफेंस बजट $461.6 बिलियन बनता है। तो ये पहली दफा है कि रशिया यूरोप से भी ज्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशियन आर्मी एक सिंगल कमांड और लैंग्वेज फॉलो करती है, जबकि यूरोपियन आर्मीज बहुत से कमांडर्स और लैंग्वेजेस में डिवाइडेड हैं। इसी तरह 1 लाख अमेरिकी फौजियों की कमी पूरी करने के लिए यूरोप को अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 50 के करीब ब्रिगेड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हजारों टैंक्स, आर्मर्ड गाड़ियां और आर्टिलरी शामिल होंगे। अब ऑन पेपर तो यूरोप के पास तकरीबन 14.5 लाख फौजी हैं, which is a huge number, but actual reality is very different. ये फौजी 28 कंट्रीज में डिवाइडेड हैं, जो अपनी अलग लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब जहां अमेरिकन आर्मी एक सिंगल कमांड के अंडर ऑपरेट करती है, वहीं यूरोपियन आर्मीज अपने अपने मुल्कों के मिलिट्री जनरल्स के अंडर ऑपरेट करती हैं। तो इस आर्मी की कोई यूनिफाइड स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं है। हर मुल्क के पास अपने हथियार हैं और अपनी चेन ऑफ कमांड है। इसीलिए अमेरिका के 1 लाख फौजी यूरोप के 14 लाख फौजियों से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सिंगल कमांड और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। इस लॉजिस्टिक गैप की एक और एग्जांपल ये है कि अगर रशिया बाल्टिक पर अटैक करता है तो नेटो को रशिया को रोकने के लिए 1400 टैंक्स, 2000 गाड़ियां और 700 आर्टिलरी यूनिट्स चाहिए होंगे। और ये नंबर इतना बड़ा है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके मिलकर भी इतनी बड़ी फोर्स नहीं बना सकते। इसी तरह अगर अमेरिका यूरोप में मौजूद अपनी 6 न्यूक्लियर बेसेस खत्म कर दे तो यूरोप वनरेबल हो जाएगा। यही वजह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और जर्मनी के नए चांसलर फ्रीडरिक मर्ज मिलकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। और इसमें एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स जर्मनी में स्टोर किए जाएंगे ताकि एक ऐसी यूरोपियन न्यूक्लियर शील्ड बन जाए जिसे अमेरिका की कोई जरूरत ना हो। बट न्यूक्लियर फैसिलिटीज बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है और शॉर्ट टर्म में यूरोप अमेरिका से मिलने वाली सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर नेटो ने अमेरिका को रिप्लेस करना है तो उसे एक स्पेशल यूरोपियन आर्मी बनाना होगी, बट दिस वुड रिक्वायर years of investment, political agreements and structural reforms. अब जरा इस पर बात करते हैं कि नेटो छोड़ने से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। पिछले 76 सालों से अमेरिका नेटो को एक टूल के तौर पर यूज करता और इसके जरिए अपनी मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करता आया है, चाहे वो अफगान वॉर हो, इराक वॉर हो या फिर लीबिया वॉर। नेटो फोर्सेस ने हमेशा अमेरिका का भरपूर साथ दिया है। नेटो ने अपने फौजियों, एयर सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के जरिए इन वॉर्स का बर्डन आपस में शेयर किया है। अगर अमेरिका नेटो छोड़ता है तो फ्यूचर में होने वाली वॉर्स में उसे यूरोप की सपोर्ट भी हासिल नहीं होगी और ये काफी बड़ी सपोर्ट थी, जैसे अफगान वॉर में यूके, जर्मनी और फ्रांस ने अपने हजारों फौजी और हथियार सप्लाई किए थे। अगर अमेरिका वो जंग अकेले लड़ता तो उसे अपने बहुत ज्यादा फौजी और पैसों की जरूरत पड़ती। नेटो का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलिट्री बेसिस और सप्लाई रूट्स का वो नेटवर्क है जो सारे यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। फिलहाल अमेरिका जर्मनी, इटली, टर्की और यूके में मौजूद नेटो की बेसिस पर रिलाई करता है ताकि वहां अपने फौजी डिप्लॉय करे, एयर मिशन लॉन्च करे और वॉर जोन्स तक हथियार
हथियार पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में रैमस्टाइन एयरबेस अमेरिकी फौज के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ऑपरेशंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टर्की में इंचेरलिक एयरबेस सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अगर अमेरिका नेटो छोड़ता है तो उसकी इन बेसिस को एक्सेस खत्म हो जाएगी, जिससे फ्यूचर में मिलिट्री ऑपरेशंस करने उसके लिए ज्यादा मुश्किल, महंगा और टाइम टेकिंग होगा। अभी नेटो के जरिए अमेरिका जिस तरह तेजी से अपनी फोर्सेस कहीं भी भेज सकता है, फिर उसे सिर्फ अपनी बेसिस पर रिलाई करना पड़ेगा या फिर हर कंट्री के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, जो न सिर्फ ज्यादा टाइम टेकिंग होगा बल्कि उसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी चाहिए होगी। देखें, जंगें सिर्फ फौजी ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि अच्छी स्ट्रेटेजी, दूसरे मुल्कों का साथ और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही कोई बड़ी वॉर जीती जा सकती है। तो नेटो के बगैर अमेरिका पावरफुल तो होगा, मगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का सारा बोझ उसे अकेले उठाना होगा। एंड दिस इज वेयर अमेरिकाज आर्कटिक स्ट्रेटेजी कम्स इनटू द पिक्चर। अगर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नेटो वीक होता है या खत्म हो जाता है, तो अमेरिका के लिए सबसे क्रिटिकल बैटल फ्रंट आर्कटिक होगा। आर्कटिक बहुत तेजी से एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता जा रहा है, जहां रशिया और चाइना बहुत एग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। दरअसल आर्कटिक में सिर्फ बर्फ नहीं है, यहाँ ऑयल, गैस और दूसरे बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और जैसे जैसे ये बर्फ पिघलेगी, नए ट्रेड रूट्स भी सामने आएंगे। जो भी आर्कटिक को कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर के ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करेगा। फिलहाल तो नेटो की वजह से अमेरिका को आर्कटिक में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस मिला हुआ है, खास तौर पर कनाडा, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड की शक्ल में। लेकिन अगर नेटो खत्म हो जाता है तो अमेरिका को अपनी पूरी आर्कटिक की स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसे इन कंट्रीज की सपोर्ट नहीं होगी। इस वक्त आर्कटिक में सबसे ज्यादा फौजी ताकत रशिया के पास है। उसने आर्कटिक में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं और दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ तोड़ने वाला बेड़ा तैयार किया है, जिसमें 40 से ज्यादा बर्फ तोड़ने वाले समुद्री जहाज शामिल हैं। इसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स और बॉम्बिंग जेट्स भी फिरते रहते हैं। यहाँ पर मौजूद रशिया की नॉर्दर्न फ्लीट, जो कि डिजाइन ही आर्कटिक के लिए की गई है, इसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। इसके मुकाबले में अमेरिका के पास आर्कटिक में बहुत कम रिसोर्सेज हैं। उसके पास सिर्फ 2 आइस ब्रेकर शिप्स हैं और चंद फौजी अड्डे हैं, जो ज्यादातर अलास्का में हैं। अमेरिका को आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए नए आइस ब्रेकर्स में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिकन नेवी को भी यहाँ पर अपनी सबमरीन्स की गश्त बढ़ानी पड़ेगी, ताकि रूस और चीन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अगर नेटो ना रहा तो अमेरिका को आर्कटिक में मौजूद नेटो कंट्रीज जैसे कि कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क के साथ डायरेक्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। एक सोल्यूशन ये भी है कि एक नया आर्कटिक डिफेंस पैक्ट हो, जो सिर्फ इन आर्कटिक कंट्रीज के बीच होगा। फौजी ताकत के अलावा अमेरिका को आर्कटिक में अपना रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। रशिया तेजी से आर्कटिक के ऑयल और गैस रिजर्व्स पर कब्जा करता जा रहा है, इसीलिए अमेरिका को भी अपनी ड्रिलिंग और माइनिंग ऑपरेशंस को एग्रेसिवली बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो आर्कटिक में अपनी डोमिनेंस कायम रख सके। आर्कटिक को कंट्रोल में लेने के लिए अमेरिका को यहाँ मजीद पोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस और रिसर्च फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा अमेरिका को आर्कटिक में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का भी मुकाबला करना होगा। हालांकि चाइना आर्कटिक कंट्री नहीं है, मगर उसने खुद को नियर आर्कटिक कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है और वो यहाँ के ट्रेड रूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। अगर नेटो खत्म हो जाता है तो अमेरिका की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि एक आर्कटिक कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना आर्कटिक के पानी, रिसोर्सेज और फौजी इलाकों पर कब्जा करने की दौड़ में लग जाएंगे। और अगर अमेरिका ने जल्दी कदम ना उठाया तो रशिया और चाइना यहाँ पर अपनी डोमिनेंस कायम रख सकते हैं, जिससे फिर वो यहाँ के सारे ट्रेड को कंट्रोल कर सकेंगे। सो आने वाले सालों में आर्कटिक ग्लोबल पावर डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर नेटो टूट जाता है तो अमेरिका को आर्कटिक में रशिया और चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री प्रेजेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका इस चैलेंज के लिए तैयार है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर नेटो खत्म हो जाता है तो अमेरिका के लिए एक और नुकसान ये होगा कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और सुपर पावर को ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर चाइना कम्स इनटू द पिक्चर। अगर अमेरिका नेटो छोड़ता है तो चाइना यूरोपियन कंट्रीज को सिक्योरिटी ऑफर करके उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशंस बिल्ड कर सकता है। अब हिस्टोरिकली तो यूरोप हमेशा वेस्ट के साथ रहा है, मगर चाइना ने पिछले कुछ सालों में यूरोप में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, स्पेशली उसकी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में। इसी तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना ने यूरोपीय मुल्कों में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, जिससे हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा है। इटली, ग्रीस और हंगरी जैसे मुल्कों में चाइना की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि चाइना ने ग्रीस के पिरेयस पोर्ट में भी मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है और ये पोर्ट यूरोप के बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा चाइना की जर्मनी की कार इंडस्ट्री और टेक स्टार्टअप्स में बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट भी बहुत से एनालिस्ट्स के लिए कंसर्निंग है, क्योंकि उनके ख्याल में इससे यूरोप बीजिंग की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट होता जा रहा
रहा है। तो अगर नेटो कमजोर होता है तो चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर यूज करके यूरोपीय मुल्कों पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है और उन्हें अपने साथ मजीद कोऑपरेशन के लिए मजबूर भी कर सकता है। इसी तरह चाइना का पहले ही रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस है और अगर अमेरिका नेटो से पीछे हटता है तो मॉस्को और बीजिंग और भी करीब आ जाएंगे और इसका नतीजा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में निकल सकता है, जिसमें चाइना और रशिया यूरोप को कंट्रोल करते हुए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और आर्कटिक में भी अपनी डोमिनेंस बना सकते हैं। तो अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो वो सिर्फ यूरोप को वनरेबल नहीं करेगा, बल्कि वो चीन को भी ये मौका देगा कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले ले। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अमेरिका के लिए नेटो छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रंप चाहे जितना मर्जी ये कहे कि नेटो अमेरिका पर एक बर्डन है, हकीकत ये है कि नेटो के बगैर अमेरिका की मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस अधूरी है। इसी तरह यूरोप भी शॉर्ट रन में अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी आर्मी डिवाइडेड है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लिमिटेड है और उसके पास वो मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं जो अमेरिका के पास है। तो अगर नेटो खत्म होता है तो ये सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस का डाउनफॉल नहीं होगा, बल्कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी होगी। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप के आने के बाद पहले ही शुरू हो चुका है। हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे सऊदी प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक सीक्रेट डील हुई है और ये डील आने वाले वक्तों में पूरे मिडिल ईस्टर्न डायनामिक्स को बदल कर रख देगी।